फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम मेंस प्रो मैगजीन में जो आशीष अरोड़ा सर के द्वारा दी गई है उसमें पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 15-15 क्वेश्चंस हर पार्ट में। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे हमें 46 का क्वेश्चन दिया गया है कि जो आशुतोष है उसके पास 2 गाय हैं, ठीक है, काउज हैं। एक ही हीर नाम की एक हीरा नाम की है। ओके, तो उसने क्या किया, उन्हें एक कॉर्नर कैसे जो मतलब स्क्वायर फील्ड होता है वो कैसे होता है हमारा, बिल्कुल जिसकी चारों भुजाएं हमारी इक्वल होती है, ऐसा शेप का होता है। तो उसने एक गाँव को तो मतलब एक कॉर्नर पे बांधा, दूसरी गाँव को दूसरे कॉर्नर पे बांधा, ठीक है। और कहता है कि जो रस्सी जिससे बांधा गया है ना वो 36 मीटर की है। मतलब इस काऊ की, पहली काऊ की भी जो रस्सी है वो 36 मीटर की है, दूसरी काऊ है उसकी भी 36 मीटर की है, क्योंकि उसने ईच बोला है, ईच मतलब प्रत्येक की। फिर इसके बाद बोल रखा है कि x माइनस 3.75% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ फील्ड है ना, वो अभी भी उन्होंने चरा नहीं है। ग्रेज करना मतलब चरना, ठीक है। मतलब जैसे जितना भी इस ए स्क्वायर फील्ड का एरिया था उसका उन्होंने x माइनस 3.75% अभी तक चरा नहीं है। ओके, फिर कहता है कि 72 मीटर, मतलब कि 2 पोल्स है ना, ये 2 कॉर्नर, इनके बीच की दूरी 72 मीटर है, ठीक है। तो हमें ना वैल्यू बतानी है x% ऑफ 3200 की। ओके, तो हम इसको सोल्व करते हैं। और देखो हमें पता है ना कि जो स्क्वायर होता है, ठीक है, मैं आपको मैनुअली इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ, आपको उससे ज़्यादा समझ आएगा। 1 मिनट। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर फील्ड है। यहाँ पे हीर बंधी हुई है, यहाँ पे हीरा बंधी हुई है, और लोब की लेंथ है ना वो हमारे 36 मीटर है, ठीक है। ओके, बात आती है कि जो लेंथ थी ना इन दोनों के बीच में वो 72 थी। तो हमें पता है कि जो एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, उसकी जो डायगनल होता है, ये डायगनल ही तो हो गया, वो उसका जो वैल्यू होती है वो हमारी थी √2a, ठीक है, यही होती है। तो यहाँ पे जो 72 है वो हमारा डायगनल हो गया, वो किसके बराबर आया, 72 मतलब √2a के। और तो वहाँ से हमारे पास साइड की वैल्यू क्या, a मतलब होता है यहाँ पे साइड का, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 36√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है ना a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है, ये हमारी साइड है स्क्वायर की, तो वहाँ से एरिया भी आ सकता है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एरिया भी आ गया। अब बात आती है एरिया उन्होंने कितना ग्रेज किया, ग्रेज मतलब चरा है। ओके, तो हमें पता है कि जैसे देखो जो हमारा स्क्वायर फील्ड है उसके वो एक एक कोने पे बंधी हुई है, तो वो जितनी रस्सी उनकी घूम सकती है वो उसी, जैसे इधर से वो उन्होंने ग्रेज करना स्टार्ट कर दिया, ये काऊ इतना चर गया, ऐसे ये काऊ भी अपनी जो रस्सी है उसके अकॉर्डिंग उतने ही चर पाएगी, ठीक है, मतलब ये रह जाएगा। तो एक टाइप से कहते वो क्या बना रही है, वो एक क्वाड्रेंट सा बना रही है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे हम देखें तो ये एक सर्कल बन जाता है, लेकिन ये कैसे, 4 पार्ट, जैसे मतलब क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 पार्ट में डिवाइड करना। मतलब एक जो सर्कल होता है अगर उसको आप 4 पार्ट में बांटोगे तो यही तो पार्ट बनेगा, इतना ही तो चर पा रही है काऊ। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो काऊ है ना उसने कितना एरिया चरा, तो देखो 2 क्यों, क्योंकि 2 काऊ है, 1/4 मतलब क्वाड्रेंट के लिए, और ये क्या है, एरिया ऑफ द जो हमारा सर्कल है वो। अब बात आती है कि 36 क्यों आया, क्योंकि देखो भाई वो ना जो लेंथ की रोप थी वो 36 ही थी, सॉरी, तो ना जो रेडियस हो जाएगी सर्कल की वो भी 36 हो जाएगी। तो हमारा एरिया जो सर्कल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr², और क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा उसका 4, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे, और पाई की वैल्यू इसने बोल रखा है कि हमें 3.14 लेनी है। तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई कि उन्होंने कितना चरा है। ओके, अब बात आती है कि उन्होंने कितना नहीं चरा, नोट ग्रेज, तो वो आ जाएगा टोटल एरिया जो था उसमें से जो ग्रेज एरिया है वो घटा देंगे, तो वहाँ से नोट ग्रेज एरिया आ जाएगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि ये जो है ना वो हमारा x माइनस 3.75% है, ठीक है, किसका, टोटल एरिया का, जो ग्रेज नहीं किया, लेकिन वो तो हमारा इतना है नोट ग्रेज, ठीक है, इसकी इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है। तो 5, ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और इसने बोला था कि जो x है ना x% ऑफ हमें 3200 निकालना है, तो वहाँ से हमने ना x% ऑफ 3200 निकाल दिया, तो हमारा आंसर आ गया 808। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये हमें नंबर सीरीज के फॉर्म में दिया है कि हमें ये बताया गया कि बिलो गिवन इज़ ए सीरीज़ 1, ठीक है, जिसमें मतलब इस जो सीरीज़ है ना इसमें एक रॉन्ग टर्म दी गई है, और जो दूसरी सीरीज़ है ना वो उसी रॉन्ग टर्म से स्टार्ट होगी और सेम पैटर्न फॉलो करेगी जो इस सीरीज़ में फॉलो हुआ है, ठीक है। मतलब इस सीरीज़ को हमें चेक करना है, रॉन्ग टर्म निकालनी है, उसी रॉन्ग टर्म से हमें दूसरी सीरीज़ को स्टार्ट करना है, और उसमें जो पैटर्न फॉलो होगा वो वही होगा जो इसमें होला है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका मैनुअल सॉल्यूशन। ओके,
तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया कि ये हमें सीरीज़ दी गई थी। तो हमने देखा कि ना जो नंबर्स थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे एकदम से, 6 से 20, फिर 20 से 64। तो हमें पता है कि जब नंबर एकदम से बढ़ते हैं ना तो हम है ना वहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह, स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह ऐसे अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने देखा कि अगर पता है जब नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ होना तो आप लास्ट से चेक किया करो। तो हमने देखा 58, 36, 38, 54, मतलब 3 गुना हो रहा था। तो हमने देखा कि वहाँ से अगर इसमें 12 जोड़ देना तो 54, 60 आ गया था, ठीक है। ऐसे ही हमने ना 602 से 1812 करके देखो 3 गुना किया और 10 जोड़ दिया तो आ गया था। तो फिर हमने ना सारी जगह ऐसे पैटर्न लगाया, लेकिन है ना क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 ऐड 4 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ना फिर से 2। तो गलती कहाँ पे आ गई थी, हमारा 200 रॉन्ग टर्म था, ठीक है। 200 से हमने स्टार्ट किया तो सेम पैटर्न लगाएंगे। सेम पैटर्न क्या कि भाई मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे, फिर 8, फिर 10, फिर 12 ऐसे ऐड करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास ये टर्म्स आ गई, ठीक है, जो वैल्यूज़ थी ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसने जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हैं ना, हमें उन्हें सोल्व करना है, ओके, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम अब उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्या क्या दिए गए हैं, 1 मिनट। तो हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज़ 1 की रॉन्ग टर्म कितनी थी, 200, 1 मिनट, 200 थी। और बी क्या है, बी हमारा इसने बताया था थर्ड टर्म है जो सेकंड सीरीज़ है उसकी, तो उसकी थर्ड टर्म हमारी कितनी आई है, 1810 आई है, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ओके। तो कहते हैं कि रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज़ 1 एंड बी, क्या ये कोप्राइम है एक दूसरे के। तो एक बात याद रखना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोप्राइम होते क्या हैं। तो कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है और वो भी 1, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर वो भी 1। लेकिन एक अगर आप बात करो 200 और 1810, लेकिन इसमें तो और भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 25, क्या दूसरा रूट 93 होगा। तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि कई बार। तो देखो याद रखना, जब हमें ऐसे ही एक रूट की वैल्यू दी गई हो ना तो आप क्या करो, जो भी x है ना वहाँ पे पुट कर दो इसको 25 को, जैसे जो एक रूट दिया गया है a मल्टीप्लाई 25 प्लस b की वैल्यू भी हमने निकाली 1810 निकाली है ना, ठीक है। b की वैल्यू क्या थी, इसने बोला था ना b, हाँ तो ठीक है, b की वैल्यू हमने निकाल, b की वैल्यू तीसरी थी ना, ठीक, हाँ तो ठीक है, 0 के इक्वेट आ गया, 25 25 625 माइनस 25a और प्लस का 1810 इज इक्वल टू में 0, मतलब आप इसको इसे चेक कर लोगे। फिर ऐसे ही हमें ये दिया गया यूनिट डिजिट ऑफ 28, फिर 0.1, बी कितना था 1810, ठीक है, माइनस का 111, ये हमें दिया गया। तो हमने इसको सोल्व किया तो 28 की पावर आ गई 70। तो जब हमें ऐसे पावर इवन में दी गई हो और ये भी हमारा यूनिट डिजिट भी इवन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसी की पावर इवन वगैरह करके चेक कर सकते हो। नहीं तो ना नॉर्मल तो वही वैसे पावर को ना 4 से डिवाइड करके फिर चेक किया जाता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, 8 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो कितना आता है 64, मतलब जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा कितना होगा 4, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की 48। क्या दे रखा है, यहाँ पे भी हमें एक सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। तो कहता है कि जो सीरीज़ है उसमें एक रॉन्ग टर्म है, जो रॉन्ग टर्म है एंड फॉर्म है सीरीज सेकंड, जो रॉन्ग टर्म है उसके 3 गुना से स्टार्ट होगी, ठीक है, ओके। फिर कहता है कि डिफरेंस निकालना है हमें, फिफ्थ टर्म ऑफ सीरीज सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ सीरीज 1 वो 2x है क्या, तो x की क्या मतलब देखो यहाँ से हमें निकालना है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये देखना है कि जो x है वो किस किस से डिविजिबल है, यहाँ पे इस नंबर से है, इस नंबर से, किस नंबर से डिविजिबल वो चेक करना है। तो हम देख लेते हैं कैसे होगा, थोड़े पिक्चर्स ब्लर है, सॉरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ये सीरीज़ दी गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीरीज़ दी गई, तो हमें यहाँ पे पैटर्न चेक करना था। तो नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाला। तो हमें पता चला पहले 15 घटा, फिर 18, फिर 22, फिर 31, फिर 39, फिर 50 ऐसे घट रहा था। तो फिर हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने डिफरेंस ले लिया। तो 3 घटा, लास्ट में 11, बीच में ना 4 9 8 ऐसे घट रहे हैं, लेकिन इससे तो कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा ना। तो हमें क्या पता चला, 3 5 7 9 11 पैटर्न बन गया हमारा, मतलब ये तीनों बीच में हमारी गलत है, ये तीनों गलत हैं। तो देखो ये हमारी सही है, तो मतलब ये वाले भी दोनों सही है, ये गलत है तो मतलब इसमें गड़बड़ है, ये गलत है तो मतलब 275 हमारी क्या है, रॉन्ग टर्म। अब इसका 3 गुना, 275 का 3 गुना कितना होता है 825, इससे हमारी दूसरी सीरीज स्टार्ट होगी और उसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा, मतलब पहले 15 घटेगा, फिर 18 घटेगा, 22 नहीं घटेगा क्योंकि 22 रॉन्ग है, तो हमें ट्रू करके सही जो टर्म होगी वो देखेंगे। तो 15 घटा, 18 घटा, 23 घटा, 30 घटा, तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसने हमसे डिफरेंस पूछा था तो वो हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 221,
ठीक है। तो हमें अब देखना है कि जो एक्स है वो किस किस से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 49th में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दिया है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। अगर हमारे पास सारी ये इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो देखो सम ऑफ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का रेक्टेंगल का, 2l+b, ठीक है। और टू द स्क्वेयर, स्क्वेयर का क्या होता है साइड का स्क्वेयर, मतलब ए का स्क्वेयर मान लिया, वो हमारा है 2x², मतलब ये हमें पहली इक्वेशन दे दी। ऐसे ही हमें दे रखा है साइड ऑफ स्क्वेयर है ना वो 2 सेंटीमीटर कम है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल से, एरिया ऑफ सर्कल है ना वो 300% ज़्यादा है। 300% ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि 300 अपॉन में 100 करेंगे तो 0 मतलब 1 पे 3 ज़्यादा, मतलब 1:4 है रेशियो किस किस का, जो एरिया ऑफ जो सर्कल है, सर्कल ही बोला है ना इसने, हाँ, और जो हमारा रेक्टेंगल है उसका, ठीक है। फिर इसने आगे बोला कि जो टी है ना वो एक परफेक्ट क्यूब है और जो एक्स की वैल्यू है ना वो 1.5 टी है, और जो एक्स की वैल्यू है ना वो हमारी 5 से 30 के बीच में लाई कर रही है। जो अगर रेडियस ऑफ सर्कल है ना उसको हम हाफ से घटा दें तो जो एरिया है ना वो 676 हो जाता है, ठीक है, मतलब कम हो जाता है स्क्वायर के एरिया से, मतलब डिफरेंस ही लगा लो, ठीक है, सर्कल का और जो भी स्क्वायर है उसके एरिया का। अब बात आती है कि हमें ना क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया था। तो जैसे कि हमें यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, ये सारी डिटेल है ना इसने हमें दी थी कि भाई जो मतलब पैरामीटर है और जो स्क्वायर है उसकी जो भी मतलब उसका जो पैरामीटर का है वो है ना उनका जो सम है वो हमें 2x² दिया गया है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ओके, फिर इसने दे रखा है कि जो लेंथ थी और जो स्क्वायर की जो साइड थी उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि लेंथ क्या हो जाएगी, 2+a हो जाएगी। और ये रिलेशन भी हमें दिया गया था और ये हमें बताया गया था कि इनके बीच में वैल्यू लाई करी है। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई x डिवाइड बाई 1.5 और x की वैल्यू है ना 5 और 30 के बीच में लाई कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ना जिसको 1.5 से डिवाइड करो तो ना वो परफेक्ट क्यूब आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब है ना हम x की वैल्यू 12 रखते हैं ना, भाई मैंने तो चेक कर रखे तो आप चेक कर सकते हो, 12 रखते हैं तो t हमारा 8 आता है, जो कि क्या है एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12 और t की वैल्यू आ गई 8। ओके, फिर हमें ना ये भी बोला था कि अगर हम रेडियस को हाफ कर दें तो जो स्क्वायर का एरिया है और जो मतलब सर्कल का एरिया उनका डिफरेंस 676 हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, तो मतलब a का स्क्वायर माइनस πr², ठीक है, और 676, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल सी बात है भाई, हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहली, ठीक है, ये वाली पहली और दूसरी है ना, हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से हमें मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हमारे पास है ना किस किस की वैल्यू आ गई थी, हमारे पास x की और l की वैल्यू तो आ गई थी, ठीक है। तो ना हमने क्या किया था, यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू को पुट किया, मतलब 12 का स्क्वायर 144। तो वहाँ से हमारे पास क्या हो गया था, हमारे पास आ गया था ये 2l+b+4a = 144 × 2, ये आ गई थी वैल्यू, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन और एक ये, इन दोनों को जब हम यूज़ करेंगे ना तो वहाँ से हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आएगी 142 - 3a आएगी ना, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें ना इन इक्वेशंस को और आगे सोल्व करना है ताकि ना हम और वैल्यूज़ निकाल पाएँ। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ना और क्या हो सकता है कि भाई हमने t की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे हम इस वैल्यूज़ को पुट कर पाएँ, देखो यहाँ पे ना हमें क्या रिलेशन दिया गया है, हमें यहाँ पे रिलेशन दिया गया है एक तो स्क्वायर का और सर्कल का, और ये हमें रेक्टेंगल का और जो हमारा सर्कल है उसका। तो देखो भाई हमारे पास ये है, तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई ना, ब्रेथ भी आ गई, लेंथ भी, ठीक है, लेंथ भी हमारे पास और ब्रेथ भी हमने निकाली। तो दोनों का मल्टीपल और ये इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वहाँ से हमारे पास है ना a की वैल्यू आ जाएगी 40 और इसको पुट करोगे तो अब b की वैल्यू आ जाएगी 22, ठीक है। आपको निकालना है ये दोनों वैल्यूज आने के बाद l b कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 924। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था 49 का। इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब बात आती है 50 के क्वेश्चंस की। तो हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें ना 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है, और क्वेश्चन से रिलेटेड हमें उन दोनों को पढ़ना है और हमें ये देखना है कि किस स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स के साथ। ओके, कि भाई ये तीनों मतलब इन्फॉर्मेशन है, हमें इनका यूज़ करना है और इन दोनों स्टेटमेंट के साथ मर्ज करना है। ओके, तो देखो क्या दिया है हमें,
हमें दिया गया है कि एक शॉपकीपर है, वो चेयर और टेबल लेके आता है, ठीक है, चेयर और टेबल लेके आता है 1350 रुपये में। ओके, फिर कह रखा है कि जो मार्क प्राइस, पहली वाली स्टेटमेंट की मार्क प्राइस ऑफ चेयर है वो 135 ज़्यादा है मार्क प्राइस ऑफ टेबल से, और स्टेटमेंट सेकंड में कह रखा है 10% डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस ऑफ चेयर पे एंड 15% का डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस ऑफ टेबल पे। ओके, तो देखो भाई, हमने मान यहाँ पे हमारे पास है ना ये था, तो हम ये कह सकते थे, लगा लो ये x रुपये का है तो ये 1350 माइनस x का हो जाएगा, ठीक है, दोनों का सम था ना CP, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब इसने मार्क प्राइस बोला 135 ज़्यादा है उससे, ठीक है, मार्क प्राइस है, हमने इसको दूसरे वेरिएबल में मान लेंगे, अगर ये x है तो वो दूसरे वेरिएबल में मान लो, y में मान लो। फिर इसने बोला कि 10% का डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस ऑफ द चेयर पे एंड 15% का डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस ऑफ टेबल पे, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैनुअली इसका सॉल्यूशन, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया गया है, चेयर और टेबल है, उसका सम दिया गया CP का, हमने एक का m मान लिया, चलो यहाँ पे m मान रखा, 1350 माइनस m दूसरे का हो गया, ये MP था कि उनका डिफरेंस है, ओके छोड़ो। अब चेयर हमारे पास CP ये आ गया। अब आना है, इसने स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है, ठीक है, उसमें इसने बोला कि जो मार्क प्राइस है उनका भाई ये है ना, ये 20% ज़्यादा है CP पे और ये 30% ज़्यादा है, तो हमने यहाँ से ना मार्क प्राइस निकाल लिया, मार्क प्राइस आ गया, लेकिन हमारे पास तो मार्क प्राइस उसका डिफरेंस 135 है, तो हमने इसको इसकी इक्वेट कर दी, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई। ये आई जब हमने ना वो जो भी स्टेटमेंट्स हमें दी गई थी अदर्स 2 स्टेटमेंट्स के अलावा उनको अप्लाई किया, फिर ऐसे ही है ना दूसरी स्टेटमेंट अप्लाई करी हमने, तो वहाँ से SP का हमें रेशियो दे रखा था चेयर और टेबल का, तो मतलब यहाँ से हमें ये चीज़ें तो मिल गई, लेकिन उन्होंने बोला है कि दोनों पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो एक बात था, यहाँ पे हमें ना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में भी नहीं दी गई है, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें ना CP तो निकाल सकते हैं MP भी, लेकिन SP नहीं आ सकता, क्योंकि SP अदर वेरिएबल में दिया गया है और ये अदर वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को सोल्व करने का तरीका नहीं बताया गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक भी स्टेटमेंट हमारी सुटेबल नहीं है, हम कांट भी डिटरमाइन, हम इन दोनों स्टेटमेंट से निकाल नहीं सकते, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या हुआ इसमें क्या दे रखा है हमें, 2 पार्टनर है अमित विवेक, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया इतने ज़्यादा रुपए से, और उस सी से चेतन से, और विवेक ने 9000 ज़्यादा। तो एक बात याद रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत रेयर होता है कि हम बिना ऑप्शन के हेल्प लिए उनको सोल्व कर पाए। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना हो ना, तो आप ऑप्शंस की हेल्प लिया करो, ओके। मतलब कि ना एक ऑप्शन उठा लो, ठीक है, और उसकी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर दो, और लास्ट में देख लो कि वो आपका प्रूव है या नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ डाटा ऐसा होगा जो आपको इक्वेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर B है, तो हम पहले B को ही पुट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर बनता है हमारा, ठीक है। जैसे 2 पार्टनर अमित और विवेक, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई 3000 ज़्यादा तो अमित ने किए हैं, 3000 B वाले में 3000 ज़्यादा, पहला वाला पहले ब्लैंक के लिए होगा, दूसरा वाला दूसरे ब्लैंक के लिए, तीसरा इस टाइप से, ठीक है। तो अमित है, विवेक है और एक चेतन है। चेतन ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 12000 इसने बोल रखा है, उससे 3000 ज़्यादा तो किए हैं किसने, अमित ने, ठीक है, 3000 मतलब 15000, और विवेक ने किए 9000 ज़्यादा, मतलब 12 और 9 21,000, ठीक है, यही आया हमारा। अब ये आने के बाद इसने बोला था कि जो विवेक है ना वो सिर्फ 2 महीने के लिए रहा, ठीक है, और जबकि आफ्टर नेक्स्ट 10 मंथ्स, क्योंकि इसने मतलब नेक्स्ट ये वाला 10 मंथ्स क्योंकि 10 के लिए बोल रहा है ना, जबकि इतने महीने बाद मतलब 6 महीने बाद आया था ये, मतलब 6 महीने कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल के लिए ये बिजनेस में रहे हैं ना, ठीक है। तो 6 क्योंकि 24 महीने होते हैं तो 6 गए, तो मतलब 18 महीने के लिए उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी। फिर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगी अच्छे से, एक बार मैं बस नॉर्मली समझा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हम ना क्वेश्चन को नहीं देख पाते। फिर ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसने बोला था कि नेक्स्ट 10 मंथ्स, 10 और मोर मंथ्स, यहाँ पे 10 दे रखा है ना, तो कहता है कि चेतन ने तो 6000 रुपये ऐड किए, 10 और मोर मंथ्स का मतलब ये है कि देखो ये 6 महीने बाद आया, ठीक है, 2 महीने तक ये रहा, तो कितने हो गए हमारे, 6 2 8 हो गए ना, ठीक है। और जो हमारा मतलब 10 और मोर मंथ है, ठीक है, तो कितने हो गए 18। तो हम अगर घटाते हैं इसको 6, देखो 10 महीने, तो मतलब 10 महीने इसने बोल रहे हैं, 10 ये हो गए और 6 महीने बाद ये आया था, 10 + 6 कितने हो गए 16 महीने। 16 महीने को अगर हम 24 में से घटाते हैं तो कितने आते हैं 8 महीने, मतलब इसने जो 6000 रुपये और लगाए ना वो कितने महीने के लिए लगाए हैं 8 महीने के लिए। ऐसे इसने जो 3000 रुपये निकाले वो कितने महीने के लिए निकाले। यहाँ से हमारा प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, हम इसको देखते हैं अब मैनुअली, ठीक है। जैसे ये पहले थोड़ा वैसे इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसकी हेल्प से मैंने ट्राई किया था।
लेकिन इससे है ना ऐसे सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि आंसर नहीं आता। बस यहाँ से हमें ना प्रॉफिट रेशो पता चल गया था, तो ये हमारा प्रॉफिट रेशो आया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ये अप्लाई किया, ऑप्शन को पुट किया, तो यहाँ पे देखो ये 15,021 आ गया था। ये हमारा टाइम पीरियड था क्योंकि इसने पूरे 24 महीने के लिए स्टार्टिंग में लगाया, फिर इसने 8 महीने लास्ट में बचे थे क्योंकि नेक्स्ट मोर मंथ्स बोल दिया था। तो यहाँ से हमने ये निकाला टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ से प्रॉफिट रेशो आया 56, 7 और 44। और एक्चुअल में स्टार्टिंग में भी तो हमारा इतना आया था 56, 7 और 44। जब है ना नॉर्मल, क्योंकि इसने लास्ट में हमें ना प्रॉफिट रेशो दे रखा है और हमें पता है कि जो प्रॉफिट रेशो होता है उसको मर्ज करने का तरीका। देखो मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन, 1 मिनट को। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लास्ट में इसने बोल रखा है कि विवेक और अमित का जो शेयर है वो 1/8 का है और चेतन और विवेक का है वो 44 और 7 का है। तो हम क्या करते हैं, जो साइडों में ब्लैंक होता है उधर भर देते हैं, सेम यही वैल्यू वाली, ठीक है। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है हमारा, जो चेतन होता है उसका 44 आता है, विवेक का 7 आता है, इसका 56 आता है, और यही हमारा है जब हमने कैलकुलेट किया। तो ये होता है रेशियो मेथड, जब हम उसको मर्ज करते हैं रेशियोज़ को, ओके। और तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमें पता चल गया बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। मतलब पेपर में हमें ऐसे ही पुट करके देखना होगा, ठीक है, क्योंकि है ना जैसे ज़्यादा ब्लैंक होते हैं तो उससे सोल्व करना मुश्किल होगा। बात आती है कि आप ये सोच रहे हो भाई मैंने पहले 24 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्योंकि नॉर्मली भाई जितने महीने के लिए उसने स्टार्टिंग में लगा उतने से करना चाहिए। तो देखो ये जब भी एक्स वेरिएबल वगैरह की बात आ जाती है तो वहाँ पे हम एंट्री मेथड का यूज़ करते हैं, या जहाँ पे लेंथी प्रोसेस होता है ना वहाँ पे भी हम एंट्री मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्लियरली नहीं बता रखा था, इसीलिए हमने एंट्री मेथड का यूज़ किया। एंट्री मेथड में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि भाई जितने भी स्टार्टिंग में जो भी उसने लेके आया है ना वो पूरे जितने तक बिजनेस रहेगा तब तक रहेगा, बीच में अगर निकालेगा तो जिस टाइम निकाल रहा है उसके बाद जितना टाइम पीरियड बचता है उससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये होता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें एक डीआई दी गई है 52 में। तो ये हमें किस पे बेस दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे दी गई है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क प्राइस ऑफ 4 आइटम। जो कॉस्ट प्राइस है ना आइटम बी का एंड आइटम ए वो ना 5-4 के रेशियो में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी एंड आइटम ए आर इन द रेशियो ऑफ 5-4, ओके। फिर इसने बोल दिया रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। एंड मार्क प्राइस ऑफ आइटम सी इज 180 लेस देन द मार्क। देखो ये जो पाई चार्ट है ना इसमें हमें मार्क प्राइस ही दिखाया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमें डिग्री में दिया है, ये हमें परसेंटेज में दिया है। अगर डिग्री की बात करें तो जो पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री होता है पूरा, और परसेंटेज की बात करें तो 100% होता है, यही होता है ना वैल्यूज़। तो हमारे पास एक ही तरीका, या तो हम इन सारों को दोनों को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि परसेंटेज में सोल्व करना हमारा आसान होता है। तो परसेंटेज में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 86.4 अपॉन में 360 का पार्ट होते हैं मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं ना तो यहाँ से हमारा आता है 24%। ऐसे इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 64.8 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है 18%। तो ये दोनों वैल्यूज हमने कन्वर्ट कर ली, तो कितनी आई, 24 और 18। 24 और 18 का सम कितना होता है हमारा, 24 + 18 मतलब 42। तो 100 में से जब 42 जाएगा तो ये पता चल गया कि जो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर है ना ये हमारे हैं 58%, ओके। फिर आगे इसने क्या क्या बोला है हम वो देख लेते हैं। प्राइस ऑफ आइटम सी इज RS 180 लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम ए। फिर यहाँ पे ना प्राइस में डिफरेंस बता दिया कि जो प्राइस है ना सी का वो 180 कम है मार्क प्राइस ऑफ आइटम ए से, ठीक है। किसका, प्राइस ऑफ सी वो 180 कम है किससे, मार्क प्राइस तो है सी का, ठीक है ना। 1 मिनट, प्राइस ऑफ सी मार्क प्राइस ऑफ ए और प्राइस है सी का, मतलब CP है सी का, वो 180 है इनका डिफरेंस, ठीक है। फिर इसने आगे बोल दिया आइटम डी इज सोल्ड एट x - 5% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 60 एंड आइटम सी इज सोल्ड एट RS 405 एट ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है। हमें क्या क्या पता चला, देखो एक तो हमें पता चल गया कि जो आइटम डी है ना वो 60 डिस्काउंट पर बेचा गया है, ठीक है। और क्या बताया है इसने हमें ना कुछ मतलब रिलेशन भी दिया है भाई। जैसे हमें ये बताया कि जो MP है ए का और सी का उसका डिफरेंस 180 है। तो हमारे पास तो MP में वैल्यू थी, MP में वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ गई थी ना ए की और सी की, कितनी आई थी, 24 और 18। मतलब 24 - 18 की वैल्यू 180 है परसेंटेज में, तो मतलब 6% की वैल्यू 180 है। अगर 100% की बात करें तो ये आ गया 3000। मतलब जो मार्क प्राइस है ना सारों का वो हमारा कितना आ गया, 3000, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम सारों का मार्क प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। मार्क प्राइस आ गया, ओके। अब हमने ना 60 डिस्काउंट दिया था डी पर, कितना, 1 मिनट यहीं पे था, ये रहा,
ये वाला 60 डिस्काउंट दिया था। तो देखो मार्क प्राइस में अगर आप डिस्काउंट घटा दोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, किसका, डी का। ओके, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया डी का। अब क्या दे रखा है हमें, और हमें ये दे रखा है कि जो मार्क प्राइस सी का ये हो गया हमारा, जो आइटम डी है उसको सोल्ड किया गया इसमें, ठीक है, ये नहीं होगा। अभी आगे देखते हैं। सी को बेचा गया 405 पर, मतलब सी का सीपी हमें, सॉरी एसपी हमें मिल गया, और कितने पे बेचा गया, 10% लॉस पर। मतलब ये 90 की वैल्यू है तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं ना, 100 करके, 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ से जो सीपी की वैल्यू है ना वो हमारे आ गए 450, किसका, सी का। तो सी का हमारे पास क्या आ गया, एसपी भी आ गया, सीपी भी आ गया, क्योंकि और एमपी तो हमें पहले ही पता चल गया था, क्योंकि टोटल जो मार्क प्राइस था वो हमारा 3000 था, और परसेंटेज हमें सेपरेट पता थी। फिर बात आती है कि हमें ना इसने सीपी का रिलेशन भी दिया था स्टार्टिंग में ही, क्या, 5 और 4 का, ठीक है, किसका, ए और बी का, ठीक है। और हमारे पास ए का सीपी कैसे आएगा भाई, देखो ए का रिलेशन हमें पता चल गया था, ठीक है, मतलब जो सीपी है सी का वो हमारा आ गया, कितना आया, 450, ठीक है। और सीपी ऑफ ए कैसे आएगा, क्योंकि इसने बोला था कि जो ए और सी है ना उसका जो सीपी है उनका जो एवरेज है ना वो हमारा 525 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 1050, तो 1050 में से अगर सी का सीपी घटा दोगे तो ए का सीपी आ जाएगा कितना, 600। ए का सीपी आ गया तो ए और बी के बीच में 5 और 4 का रिलेशन है, तो वहाँ से बी का भी सीपी आ जाएगा हमारा 750, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ भी आ गई। अब बात आती है कि अब हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पे हमें ये बताना है कि हम किस किस की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास बी की भी वैल्यू आ गई, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल पाए, क्योंकि हमें और ज़्यादा डाटा नहीं दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे हमें ना ये 4 दिए गए थे, और ये डिग्री और नॉर्मल वेरिएबल में दी गई थी। फिर हमने ना यहाँ से ए और सी का डिफरेंस करके यहाँ से 3000 निकाला। 3000 को हमने मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट किया, पहले तो 2418, वहाँ से 3000 की वैल्यू है। फिर ये देखो ये सारे मार्क प्राइस आ गए, हमारे पास डिस्काउंट दिया गया था, और डिस्काउंट को इसमें जोड़ा तो यहाँ से एसपी आ गया। ओके, हमारे पास है ना, इसने ना इसका एसपी दे दिया था और लॉस बता दिया था, लॉस बता दिया था, तो वहाँ से हमारे पास 450 कैसे आ गया, क्योंकि 90% की वैल्यू थी ये। अगर ये रिलेशन हम इसने नॉर्मली बताए गए थे, आप डिग्री की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता। फिर सीपी ऑफ ए कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है सीपी है ना सी का वो 450, और ए का कैसे आएगा भाई, हमें पता है कि दोनों का टोटल सीपी हमारा 1050 है, ठीक है, 1050 है, तो वहाँ से ए का भी सीपी आ गया, और वहाँ से बी का भी, क्योंकि रिलेशन था 4-5 के फॉर्म में, और ए और बी की वैल्यू हमारी यहाँ से थी। मतलब यहाँ से अब हमें यही पता चला कि हम 2 ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की और बी की, और कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक अगर ये भी पता करना हो कि आपको ए की और बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम ये भी बता सकते हैं। कैसे, देखो हमें ना इसने एक रिलेशन दिया था कि जो एम पी है डी का और जो सी पी है ए का, उनका रेशो 13:10 है। तो एम पी भी आ गया डी का, हम देख मतलब डी है वो उसका एम पी, और सी पी हमने निकाल लिया 600 इज इक्वल टू 13:10, तो वहाँ से हमारे पास एम पी की वैल्यू आ जाएगी ना डी की 780, ठीक है। ऐसे ही हम बी का एम पी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1740 टोटल था ना, क्योंकि ये हमारे पास टोटल थे ए और बी की वैल्यू, तो वहाँ 780 घटाएंगे तो हमारे पास 960 आ गया बी का एम पी, ठीक है। बी का भी एम पी आ गया वहाँ से। अब बात आती है एस पी निकालने की, तो एस पी और डी भी निकाल पाएंगे ऐसे, वही एम पी मैंने डिस्काउंट की। तो अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 960 अपॉन में 3000 टोटल है, मल्टीप्लाई में 100, तो ए की आ गई 32%। ऐसे ही बी की आ जाएगी हमारे पास 26%, ठीक है। तो हम ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि हमें ये रिलेशन दिया गया था, तो यहाँ से हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाती है। तो ए की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, और बी की हम बी की हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है 53rd की, ठीक है, हम उसको देखते हैं। 53rd में हमें क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज दे रखी है ए की, ठीक है, वो एक्स है, और डिफरेंस दे रखा है ए और बी का। हमें ये नहीं पता कि कौन बड़ा है, वैसे मैंने वैसे ही लिख दिया, वो दे रखा है वाई, और जो सी है ना उसकी प्रेजेंट एज दे रखी है हमें कितनी, सेम एज दैट ऑफ बी आफ्टर, की बी की जितनी एज होगी ना 3y - 4x ईयर के बाद वो, और इसकी जो एज है सी की वो इक्वल है ए की जो एज है z ईयर बाद, तो इसकी z साल बाद कितनी हो जाएगी, x + z, तो मतलब सी की एज कितनी होगी, x + z, ओके। तो अब बात आती है आगे, हमारे पास सी की एज आ गई, और अब बात आती है कि बी की एज के बारे में, ठीक है। और आगे इसने क्या दिया हमें, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ C to D भी दे रखा है, रेशियो भी दे रखा है सी और डी का, ठीक है। क्या दे रखा है सी और डी का,
कि सी और डी का रेशियो हमारे पास x और 2, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि जो रेशियो ये हो गया एवरेज एज ऑफ ए एंड बी है ना वो जेड है, तो अगर ए और बी की जो टोटल एज हो जाएगी वो 2z हो जाएगी ना, क्योंकि एवरेज है जेड तो टोटल क्या हो जाएगा 2z। तो ए की एज तो हमारे पास x है, तो बी की कितनी आ जाएगी 2z माइनस x, ये आ गई, ठीक है। लेकिन हमें एक रिलेशन और दे रखा था कि जो बी की एज है ना, एक मिनट, हमें क्या बताया था कि जो बी है ना बी उसकी जो एज है, बी की जो एज है 3y माइनस 4x ईयर्स के बाद वो किसके इक्वल हो जाएगी सी की एज के। लेकिन बी की जो एज आई है, बी की एज आई है हमारी 2z माइनस एक्स, ठीक है। इसमें हम क्या जोड़ दे 3y माइनस 4x, तो वो किसके बराबर होगी सी के। लेकिन सी की एज तो हमारी x प्लस 2 आई थी जब हमने कैलकुलेट किया था। तो जब हम इस पूरे रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाती है 6x माइनस 3y, ओके। अब ये आने के बाद हमारे पास है ना दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो a बड़ा होगा b से या a छोटा होगा b से। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें ना क्या करना होगा, हमें रिलेशन लेना होगा, ठीक है। तो मैं जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको मैनुअली दिखाती हूँ, एक मिनट। तो देखो e की वैल्यू दे रखी थी हमें, ठीक है, और b की हमारी 2z माइनस एक्स आई, क्योंकि इनका सम कितना था a और b का 2z था, ओके। और a माइनस बी मतलब या b माइनस ए मान सकते हो, ये y है और c की ये थी। d के साथ रिलेशन था x/2 का, लेकिन d का तो अभी कोई यूज़ ही नहीं था। अब बात थी कि है ना मतलब z ईयर्स बाद ये x प्लस जेड हो गई थी, ठीक है। तो ये हमें पता था कि c की जो एज है वो b की जो एज होगी 3y माइनस 4x उसकी इक्वल है। तो हमने यहाँ से किया तो z की वैल्यू हमारी ये आ गई थी। अब दो पॉसिबिलिटी थी, या तो a बड़ा है b से या a छोटा है b से, ठीक है, यही है हमारे पास दो। तो अब देखो जब a बड़ा होगा ना b से तो वहाँ से हमारे पास है ना z की वैल्यू 0 आती है। लेकिन क्या z की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन जब a को हम छोटा करते हैं ना तो वहाँ से x की वैल्यू तो आती है 0.7y, और z जब हम पुट करेंगे जो इक्वेशन हमारी आई थी यहाँ पे इसमें, तो वहाँ से z की वैल्यू आ जाती है हमारी 38/7, सॉरी 38/7 नहीं आएगी, ये आएगी हमारी आएगी ये 1.2y, ठीक है, इधर देख सकते हो आप। और d की एज जब हम इसको पुट करेंगे तो वहाँ से d की एज आ जाती है हमारी 38/7, ठीक है। तो यही रिलेशन था यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 54 में हमें क्या दे रखा है, दो बोट्स हैं ए और बी। तो याद रखना बोट में जो स्ट्रीम होगी हमारी उसको मैं वाई से दिखाती हूँ, और जो बोट की स्पीड होती है उसको मैं एक्स से दिखाती हूँ, जो मतलब स्टील वाटर में होती है। और डाउन स्ट्रीम को डी एस से, अप स्ट्रीम को यू एस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो बोट्स दी गई हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्लैंक दिए गए हैं, तो नॉर्मल सी बात है हमें क्या यूज़ करना चाहिए ऑप्शंस का। तो हमने ना ए ऑप्शन को पुट करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे स्टील वाटर में तो हमें इनकी एज दी गई है 2m मान लिया और 3m मान लिया। और डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में भी रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना बोट ए की वो 2 km/h मोर देन है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी, कि बी की अगर अपस्ट्रीम स्पीड x है तो उससे 2 ज़्यादा है हमारे डाउन स्ट्रीम स्पीड, यही दे रखा है इसने, ओके। फिर आगे इसने बोला कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो कवर की गई है बोट ए के द्वारा, अपस्ट्रीम डिस्टेंस वो 90 ज़्यादा है, ठीक है। कितने टाइम में बोला है इसने, ये वो बोला है 40, क्योंकि सेकंड ब्लैंक हमारा मतलब टाइम का ये था 14 आवर में जो की गई वो 90 किलोमीटर ज़्यादा है जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस की गई है बी के द्वारा, मतलब इसने लगा लो वाई की हो गई, तो इसने वाई प्लस 90 की है डाउन, इसने डाउन स्ट्रीम में, इसने अपस्ट्रीम में। इसने तो टाइम लिया है 14 आवर और इसने 6 आवर, ठीक है, वो मैं आपको मैनुअली दिखा दूँगी। फिर बोला है स्ट्रीम फ्लो हो रही है, जो डिफरेंस है ना अपस्ट्रीम स्पीड और बोट ए एंड बी में वो भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 7, ओके। फिर बात आती है आगे कि हमें डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस वगैरह बताइए, तो मतलब हमें बता रहे हैं कौन सा ब्लैंक सूटेबल होगा, ठीक है। तो हम इसको मैनुअली देख लेते हैं, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे बोट दी गई है ए बी, ये हमने माना 2 थी, हम दे रखा था तो एम में मान लिया। और ये भी हमें पता चला x+2 कैसे, क्योंकि ये थी इससे 2 ज़्यादा था, ये तो 2 आ गया, ठीक है, x+2 आ गया। अब ये हमारा अगर मतलब y किलोमीटर था तो ये y प्लस 90 था, ठीक है, एक मिनट, ओके। और ये 14 आवर में कवर कर रहा था डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में, और ये 6 आवर में, ठीक है, ये हमें दे रखा था, ओके। फिर बात आती है कि भाई है ना आगे जो ब्लैंक वगैरह दिए गए थे कि जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस थी ए और बी की वो 7 km/h के हिसाब से थी, ठीक है। तो देखो भाई लेकिन जो बी है उसकी अपस्ट्रीम स्पीड क्या थी हमारी x-5, कैसे आई भाई x-5, हमें ना
ये पता था कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो x+2 है, तो यहाँ पे अगर हम ए की जो स्पीड उसको पुटअप कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है। अब जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड के बारे में भी हमें बता रखा था कि ये जो ए की अपस्ट्रीम स्पीड है उससे 3 किलोमीटर/आवर कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास इसकी आ गई थी ए की। कैसे, ये बाद में होगा सोल्व, पहले हमें नीचे का सोल्व करना है। कैसे भाई, हमें ना इनके डिस्टेंस का पता था y+90 अपॉन में अपस्ट्रीम, ये 14 आवर में कवर करती है, और ये y प्लस ये जो हमने मानी थी y ये है ना 6 आवर में कवर करती है। लेकिन ये वाली वैल्यू की बात आती है, ये कहाँ से आई? तो देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड है बी की, वो कितनी है, लास्ट में ना इसने एक चीज़ दे रखी थी कि वो ना जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है मतलब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 220 किलोमीटर उसको ना 12 में करती है। तो वहाँ से है ना हमारे पास x+y की जो वैल्यू थी बी की वो हमारे पास 55/3 आ गई थी, ठीक है। 55/3 ये हमारी यहाँ से आई, इसका हम यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, ये आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आई, तो यहाँ से अपस्ट्रीम स्पीड भी आ गई है कि जो हमारी कितनी थी 55/3, सॉरी ये हमारी किसकी थी, बी की, ठीक है। और इसको हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास ये डाटा सोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन है ना जो इसने बोला था कि भाई जो रिलेशन है उनका स्टार्टिंग में कि ये 2:3 का रेशियो है, जब हम इसको ना करके देखते हैं तो ये हमारा प्रूव नहीं होता है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऐसे ही आप है ना दूसरा ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, फिर तीसरा, ठीक है, जो सुटेबल लगे वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 55 में हमें क्या दे रखा है कि हमें ना 3 इक्वेशंस दे रखे हैं और हमें इन्हें ना सॉल्व करना है, और है ना फिर जो भी बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन से फिर इसने बोला कि भाई पी तो वैल्यू होगी हाईएस्ट रूट पहली और तीसरी का, और क्यू प्रोडक्ट होगा जो लोवेस्ट रूट है पहली का और हाईएस्ट रूट है दूसरी का, और हमें ना फिर एक नई इक्वेशन बनानी है जिसमें दोनों रूट पी और क्यू हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने जेड वेरिएबल के फॉर्म में बोला है, वैसे जेड में था लेकिन आंसर में इसने ए वेरिएबल में निकाला, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आंसर मैच करना है, ओके। वैसे लेकिन नॉलेज के लिए बता दूँ, यहाँ पे अगर जेड में बोला तो हमें जेड में ही बनानी है, ठीक है। हम इसको देखते कैसे करना है। तो देखो ये हमें एक इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, तो हमने ना एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया, तो यहाँ से हमारी नॉर्मल इक्वेशन ये बनी। फिर क्या किया हमने, इसके फैक्टर बनाए। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर है ना ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि जोड़ ही घटाए तो बीच वाला नंबर आए, मल्टीप्लाई कर तो ये वाला आए। तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन गए थे एक्स के ये, और जो वेरिएबल होता है ना एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये आ गए हमारे वेरिएबल, ठीक है, एक्स के फैक्टर आ गए। ऐसे वाई के हमने क्या किए, फैक्टर्स बनाए, तो मतलब यहाँ से ये आ गया। फिर ऐसे ही जेड को सोल्व किया तो जेड के भी हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है, जेड की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसने बोला था कि पहली और तीसरी के तो हाईएस्ट रूट, तो इसका 3 है और इसका 7 है, ठीक है। तो ये हो गई 10, वो पी की वैल्यू हो गई, और पहली और जो दूसरी है उसके पहली का तो लोवेस्ट और दूसरी का हाईएस्ट लेना है, उनका प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो हमारे क्यू की वैल्यू है। ये दोनों आ गए हमारे पास पी और क्यू। तो याद रखना इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास है ना जो पी और क्यू है वो रूट है, पी हमारे पास 10 है, क्यू हमारे पास 4 है, तो सम हो जाएगा 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और प्रोडक्ट हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस का 40, ठीक है। ये मैंने एक्स की फॉर्म में बना दिया। आपको जिस भी वेरिएबल के बारे में बोल रखा बस वो यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। ए बोल रखा है तो ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। 56 में क्या दे रखा है, बिलो हमें ना 2 सीरीज दी गई हैं और दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहली जो सीरीज है ना उसमें एक रॉन्ग टर्म दी गई है, ठीक है। ओके, तो हम इसको सोल्व करेंगे, और फिर इसने क्या बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसने बोला अगर एम है ना वो थर्ड टर्म हो सीरीज़ का, एन वो कोई भी टर्म, मतलब आप इसको ना आसानी से सोल्व कर पाओगे अगर आपने ये निकाल लिया। तो हम इसको सोल्व करते हैं, मैं मैन्युअली दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। तो ये हमें सीरीज़ दी गई थी, तो हमने देखा कि नंबर पहले घटा, ठीक है, घटा फिर बढ़ा, फिर बढ़ता ही गया, तो मतलब इसमें कुछ मल्टीपल चला, तो हमने क्या हाफ किया, उसमें 1 जोड़ दिया, फिर इसका 1 के से गुना किया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 1.5 से गुना किया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 2 से गुना किया, फिर 4 जोड़ दिया। मतलब ऐसे चल रहा था कि गुना हो रहा था हाफ हाफ एडिशन के साथ और नंबर ऐड हो रहा था 1 2 3 4 ऐसे, ओके। तो यहाँ से हमारा जो रॉन्ग नंबर था वो ये आ गया 784, ओके, ठीक है। अब आती है ऐसा ही सेम पैटर्न इसमें यूज़ हुआ। अब जो भी वैल्यू जिसने बोल ली गई है हमें उन्हें अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें पहला भी ठीक होगा, दूसरा भी ठीक होगा, तीसरा वाला हमारा रॉन्ग होगा। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं मैंने, क्योंकि इसने बोला था कि एम की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, तो n-5, क्योंकि इसने बोल दिया था ना कि जो भाई वैल्यूज़ आएगी वो मतलब थर्ड टर्म है वो हमारी क्या होगी, एम की वैल्यू होगी, तो थर्ड टर्म हमारी है n34, ठीक है। तो ऐसे ही निकालना है हमें, ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास।
यहाँ पे हमें दिया गया है कि 10 एम्प्लॉय हैं किसी बैंक में P2I मतलब PQRSTUVXY और रेशियो ऑफ एजेस दे रखा हमें SRQP का 5 3 3 3 मतलब एक्स में फॉर्म में मान लो, और टी की एज ही दे दी हमें 30 साल, ठीक है। विच इज, और जो 30 है ना ये बटे 12 है किसका, जो सारे एम्प्लॉयज़ है 10 एम्प्लॉयज़ के 10 एम्प्लॉयज़ का सम है इज इक्वल टू 30। तो मतलब इन सभी की हम एज निकाल सकते हैं ना, टोटल 30 मल्टीप्लाई 12 करके 5 मतलब 360 आ गई। ओके, की आ गई सभी की, तो मतलब सब की जो एज है सम है वो हमारा 360 है, जिसमें से टी की एज 30 साल है, 4 एम्प्लॉयज़ का हमें रेशियो दे दिया, ठीक है। अब बोल रखा है जो 5 एम्प्लॉय बच गए ना, एवरेज एज और रिमेनिंग 5 एम्प्लॉय वो ना 7.6 ईयर ज़्यादा है जो एवरेज एज है बैंक के सारे एम्प्लॉयज़ की। तो रिलेशन बन जाएगा। मैं अब आपको दिखाती हूँ हमें कैसे सोल्व करना है, और अब ये सारी वैल्यूज हम फिर कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा डाटा दे रखा है जिससे हमारी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, एक मिनट, यहाँ पे हमें दिया गया है कि 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ये हमें दे रखा था, और 4 एम्प्लॉयज़ का हमें ये भी दे दिया था। यहाँ से एवरेज एज भी आ गई इन सभी की, अगर निकल वैसे 4 की आई है ये, और इसमें टी की भी एज जोड़ के कर सकते हैं क्योंकि 5 एम्प्लॉयज़ की हो जाएगी ना फिर, ठीक है। और टी की एज भी है और टोटल भी आ गया हमारे पास 360। फिर क्या करना है, 5 एम्प्लॉयज़ की जो एज है वो ये 3.5 है, इसमें टी की एज और होगी, ठीक है। और फिर जो टोटल है वो, ठीक है, वो किसके इक्वेट हो जाएगी 6.6 7.6 के। तो वहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू जाएंगी क्योंकि जब हम एक एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको पुट करने से हमारे पास सारों की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम उसको इसकी हेल्प से हम सारे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 57 तक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप इनको सोल्व करके देख सकते थे।